हेलो स्टूडेंट्स। शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए स्टूडेंट्स, आज मैं यूनिट 3 धारा का चुंबकीय प्रभाव का चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश के 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाली हूँ। आइए आप मेरे साथ इन्हें याद करते चले। तो आइए स्टूडेंट्स, आपके सामने यूनिट 3 चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व ओपन हो चुका है। इसके 1 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दी थी स्टूडेंट्स। आइए आज मैं 2 नंबर के प्रश्नों को हल करवाती हूँ। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, उत्तर ध्रुवी ज्योति का क्या कारण है। इसमें आपको उत्तर ध्रुवी ज्योति का कारण पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर ध्रुवी ज्योति होता क्या है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसे कारण देखते हैं। तो देखिए, जो उत्तर ध्रुवीय ज्योति है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवों में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देने वाली एक रंगीन प्रकाश होती है। ठीक है, यह ज़्यादातर हमारे देश में तो नहीं दिखाई देती, लेकिन अमेरिका और जो यूरोप कंट्री है उसके उत्तरी भागों में जो उच्च अक्षांश रेखाएं होती है, सबसे ऊपर स्थित अक्षांश रेखाएं होती हैं, वहाँ पर ये दिखाई देती है। और इसका कारण क्या होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका कारण होता है कि जब सूर्य से सूर्य पवन चलती है, सौर पवन या सौर ज्वाला जब चलती है, तो सौर ज्वाला अपने साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर भी चलती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र में यानी कि वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वायुमंडल में प्रवेश करने के दौरान ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पे आके ये गति करने लगते हैं। ठीक है, तो इस दौरान ये जो है उत्तर ज्योति ध्रुव उत्पन्न होता है। ठीक है, आइए हम इसको अच्छे से चित्र के माध्यम से समझते हैं कि उत्तर ज्योति ध्रुव कैसे उत्पन्न होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है ये, ठीक है, ये पृथ्वी है। हमने एक डायग्राम लिया है इसे समझाने के लिए। और पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करता है, ये तो आपको पता ही है भाई। चुंबक की भांति काम करता है तो इसके आसपास क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं भी होगी, स्पष्ट सी बात है। ठीक है, तो ये सूर्य है हमारे ब्रह्मांड में स्थित। ठीक है, और सूर्य में सौर ज्वाला उत्पन्न होती है, सौर पवन चलती है सूर्य से, क्योंकि आपको पता है इसमें नाभिकीय संलयन विखंडन की प्रक्रिया होती रहती है। तो सूर्य से आने वाली जो ज्वाला है, जो पवन है, वो क्या लेके चलती है अपने साथ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पे जाएंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल में जाने के बाद में ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में भी इंटर कर जाएंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र में जाके ये फंस जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में जाकर क्या होते हैं, फंस जाते हैं। और फंसने के कारण ये वैसे ही गति करने लगते हैं जैसे कि चुंबकीय बल रेखाएं गति करती हैं। ठीक है, इस दौरान ये वायुमंडल में उपस्थित गैसों से टकराते हैं, तो गैसों से टकराने के दौरान ये रंगीन प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो हमको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देते हैं। और इन्हीं रंगीन प्रकाश को हम क्या कहते हैं, उत्तर ध्रुवी ज्योति कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको बुक की भाषा में कैसे समझेंगे। तो बुक की भाषा में आपको कैसे लिखना है, अगर पेपर में लिखने आए तो आपने समझ तो लिया कि उत्तर ध्रुव ज्योति क्या। तो बुक की भाषा में आप ऐसे लिखें, इन्हें अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। उत्तर ध्रुवी ज्योति उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देने वाली रंगीन प्रकाश होती है। यह उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के उत्तरी भागों में उच्च स्थान पर स्थित अक्षांश रेखाओं में दिखाई देती है। कारण, सौर पवन उत्पन्न होने के दौरान सूर्य से विशाल संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं। उनमें से कुछ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं तथा चुंबकीय बल रेखाओं के साथ गति करने लगते हैं। गति करने के दौरान ये पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गैसों से टकराते हैं और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ऑक्सीजन से टकराने के पश्चात हरा प्रकाश उत्पन्न करते हैं और नाइट्रोजन से टकराने के बाद गुलाबी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस तरह पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव हमें रंगीन दिखाई देता है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आपको बायो सेवर्ट का नियम लिखिए बोलता है तो सबसे पहले तो आपको इसका सूत्र दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम आपने एक धारावाही चालक तार के लिए देखे थे और आपको याद होगा कि बायो सेवर्ट के नियम में
एक लास्ट में इक्वेशन आया था, dB इक्वल आइडियल साइन थीटा सॉरी स्टूडेंट्स, dB इक्वल आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यही नियम का एक व्यंजक होता है। ठीक है, अब इस व्यंजक में आपको कौन सा संकेत किसके लिए यूज़ हुआ है ये देखना है। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट के नियम को लिखने के लिए बोला है, तो हम सबसे पहले तो इसके नियम को थोड़ा समझ लेते हैं। आप सूत्र याद रख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, आई क्या है, डीएल क्या है, मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। तो आइए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, बायो-सेवर्ट ने एक चालक तार लिया था। ठीक है, और इस चालक तार में उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया था। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने के दौरान अध्ययन के लिए इन्होंने यहाँ पे एक अल्पांश लिया था। क्या लिया था? एक अल्पांश। और अल्पांश की लंबाई को उन्होंने डीएल मान लिया था। ठीक है, तो अब इस अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु क्या स्थित है? यहाँ पे पी स्थित है। इसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को उन्होंने ज्ञात किया, और ज्ञात करने के दौरान उनके पास में निष्कर्ष निकल के आया, dB इक्वल आइडियल अपॉन साइन थीटा, सॉरी आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आइए हम इसको समझते हैं कि बायो-सेवर्ट के नियम को शब्दों में कैसे लिखें। बायो-सेवर्ट जो थे वो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, और सन 1820 में, ठीक है, सन 1820 में उन्होंने ये नियम दिए थे। ठीक है, वैज्ञानिक बायो-सेवर्ट ने किसी चालक के निकट स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। चित्र में एक चालक तार आपको नजर आ रहा है, इसके पहले भी मैंने समझा दी हूँ, जिसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारावाही चालक को एक अल्पांश ए बी, जिसकी लंबाई डीएल है, के द्वारा किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी निम्न कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, आप ये नहीं भी लिखोगे तो चलता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको चित्र बनाना है, और ये पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी। पहला है, चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डीबी अनुक्रमानुपाती या समानुपाती आई। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, धारावाही अल्पांश की लंबाई डीएल, ये देखिए यहाँ पे डीएल है, आपको दिख रहा है, डीएल के अनुक्रमानुपाती होती है। कौन? डीबी। तो डीबी अनुक्रमानुपाती डीएल। नेक्स्ट पॉइंट है, धारावाही अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात साइन थीटा की कैसी होती है? अनुक्रमानुपाती। तो डीबी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, धारावाही अल्पांश से बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात डीबी अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। डीबी व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। जब हम चारों को मिलाएंगे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, जब हम साथ में लिखेंगे इनको, तो यहाँ का आई, यहाँ का डीएल, यहाँ का साइन थीटा और यहाँ का 1/r स्क्वायर। तो डीबी समानुपाती आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और लास्ट में जाके हमारे पास में एक निष्कर्ष निकला, डीबी इक्वल के आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समानुपाती चिन्ह हटने से यहाँ पे क्या लग गया स्टूडेंट्स? नियतांक लग गया के। तो अब 2 नंबर में क्या लिखे ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको, तो आपको चित्र बनाना है और ये 4 पॉइंट को लिखना है आपको। ठीक है, 4 पॉइंट में आपको लिखने के बाद में ये 4 समीकरण को साथ में लिख देना है, बस इतना लिखना है आपको, 2 नंबर में ज़्यादा नहीं लिखना है, तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये है बायो-सेवर्ट का नियम। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। आइए हम इस नियम को भी चित्र के साथ समझते हैं। एम्पियर ने एक नियम दिया था बंद वक्र के लिए। ठीक है,
देखिए इस नियम को पढ़िए सबसे पहले। तो इस नियमानुसार निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर, ठीक है, निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू 0 गुना होता है। ठीक है, लास्ट में ये निष्कर्ष को इस तरह से लिखा गया है। देखिए, तो ये निर्वात में ये बंद वक्र अगर हम ले, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि ये निर्वात में है। निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं है, और इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है स्टूडेंट्स? इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र का जब हम समाकलन करेंगे, ठीक है, तो रेखीय समाकलन करेंगे, तो जो रेखीय समाकलन है वो इस बंद वक्र में प्रवाहित होने वाली जो धारा है, ठीक है, का क्या होगा? म्यू 0 गुना होगा। ठीक है, अर्थात B इंटू DL इक्वल म्यू 0 I। ये सामने जो चिन्ह लगा है ये किसका है स्टूडेंट्स? ये है समाकलन का, है ना, ये समाकलन का चिन्ह है। समाकलन B इंटू DL इक्वल क्या है? म्यू 0 इंटू I। तो बस आपको इतना सा लिखना है एम्पियर के परिपथी नियम में, और इसका चित्र बना देना है। ठीक है, 2 नंबर में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कुछ भी नंबर नहीं कटेगा। तो आइए अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल के लिए सूत्र लिखिए। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसे समझते हैं। लंबे धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल के लिए सूत्र, ठीक है, और इसका सूत्र होता है F इक्वल KI/BL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, F इक्वल KI/BL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये सूत्र है जहाँ पे के क्या होता है? नियतांक, है ना। देखिए भाई, आपको सिर्फ सूत्र लिखने कहा गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिद्ध करने नहीं बोला गया है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सूत्र में लिखने के बाद में कौन सा संकेत किसके लिए यूज हुआ है ये जरूर लिखें। देखिए, जहाँ के एक नियतांक है, I चालक तार में बहने वाली धारा है, B चुंबकीय क्षेत्र है, L अल्पांश की लंबाई है, और साइन थीटा जो है वो क्या है? ज्या है। ठीक है, मतलब कि साइन थीटा जो है कोण है उनके बीच बनने वाला। तो अगर एसआई पद्धति में देखा जाए तो के का मान अगर 1 रखेंगे तो F बराबर क्या निकल के आएगा? I/BL साइन थीटा। और ज़्यादा ही लिखना है तो हम इसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? F इक्वल I इंटू L इंटू B। ठीक है, सदिश रूप में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे F इक्वल I इंटू, यहाँ पे आप ब्रैकेट में L के ऊपर वेक्टर लगा दीजिए और B के ऊपर भी क्या लगा दीजिए? आप वेक्टर लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं। तो आपको इतना लिखना है 2 नंबर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लंबे धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र लिखिए। ठीक है, इसमें भी आपको सूत्र लिखना है। तो जो लंबे धारावाही चालक तार का आपने व्यंजक किए होंगे, आपको याद होगा, अनंत लंबाई का एक तार लिए थे। ठीक है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने एक व्यंजक लिखे थे लास्ट में। तो इसका व्यंजक क्या होता है स्टूडेंट्स? तो इसका व्यंजक होता है B इक्वल म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन D। ठीक है, B इक्वल म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन D वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसकी इकाई हो गई। तो ये सूत्र लिख दिए हमने, और सूत्र में भाई I क्या है आपको पता ही है, चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा
डी क्या है, चालक तार से बिंदु पी की दूरी होती है। तो आपको ये इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि बी किसके लिए आया है, आई किसके लिए आया है, डी किसके लिए आया है, बस आपको इतना ही लिखना है और कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम इसके सूत्र को समझते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए स्टूडेंट्स, ये है धारावाही लूप। आपको याद होगा हमने एक तार को कुंडली बनाकर मोड़ दिए थे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए थे और उससे एक्स दूरी पर एक बिंदु पी लिए थे जिस पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया था स्टूडेंट्स लास्ट में? तो इसका निष्कर्ष जो है, देखिए इसका निष्कर्ष था बी इक्वल म्यू इंटू एन इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन पावर 3/2। ठीक है, जहाँ पे n किसके लिए यूज़ हुआ था स्टूडेंट्स? जो n है वो फेरों की संख्या, किसकी संख्या? फेरों की। जो कुंडली है उसमें फेरे भी होंगे, तो फेरों की संख्या के लिए यूज़ हुआ था। ठीक है, इसको हम दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं? तो दूसरे प्रकार से हम लिख सकते हैं बी इक्वल म्यू ज़ीरो इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ पे क्या चेंज हुआ? देखिए एन की जगह यहाँ पे आई आ गया है। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम मिला देंगे तो मिलाने के बाद में एक इक्वेशन बन के आएगा हमारे पास में बी इक्वल म्यू ज़ीरो एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू आई वेक्टर आई। ठीक है, तो आप जो है इसको दोनों को लिख सकते हो, जहाँ एन क्या है तो फेरों की संख्या है, आई क्या है तो कुंडली में बहने वाली धारा है। ठीक है, तो और एक्स क्या है तो एक्स है अक्ष, जिस अक्ष पर कुंडली का केंद्र बिंदु स्थित हो। तो ये है सूत्र। ठीक है, धारावाही लूप का चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का है तो आप 3 अंतर लिख सकते हो इसमें। ठीक है, तो अंतर देखते हैं इसमें। देखिए अंतर तो जनरली आपको याद रहता है। तो पहला अंतर है मीटर में इसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा की माप की जाती है और वोल्ट मीटर में है इसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप की जाती है। ठीक है, स्पष्ट है क्या मापा जाता है? इससे विभवांतर मापा जाता है और अमीटर से धारा मापी जाती है। थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए। तो अमीटर धारा को मापता है और वोल्ट मीटर किसे मापता है? विभवांतर को मापता है। स्पष्ट सी बात है, नाम से स्पष्ट है। दूसरा अंतर है इसमें कुंडली अमीटर में दूसरा अंतर है कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का शंट जुड़ा रहता है और इसका दूसरा पॉइंट है कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा रहता है। ठीक है, अमीटर में शंट जोड़ देते हैं और वोल्ट मीटर में क्या तो जोड़ते हैं? प्रतिरोध जोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, जब भी परिपथ में जोड़ते हैं तो इसको श्रेणी क्रम में और इसे समांतर क्रम में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध अत्यधिक होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी देखे थे स्टूडेंट्स। लास्ट में ये दोनों पॉइंट साथ में दिए थे कि जो आदर्श अमीटर है उसका प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है ये पॉइंट। ठीक है, और आपको पता ही है 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे बेसिक पॉइंट से बनते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारामापी की कुंडली के बीच में नर्म लोहे का क्रोड रखा जाता है क्यों? भाई देखिए मैं इसका आंसर आपको ऐसे बता देती हूँ। आपको ये याद रखना है कि जो धारामापी की कुंडली मतलब धारामापी में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित होने के करने पर
धारामापी की कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से वहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, आपको पता ही है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के दौरान कुंडली में जो है भंवर धाराएं भी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, भंवर धाराएं। भंवर धाराएं मतलब चक्करदार धाराएं, आपको पता ही है। ठीक है, ये भंवर धाराएं क्या करती है भाई, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में क्षय करती है। ठीक है, यही कारण है कि धारामापी की कुंडली क्षतिग्रस्त भी हो जाती है। तो कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए जो कुंडली के बीच में हम क्या करते हैं, एक नर्म लोहे का क्रोड बनाते हैं। ठीक है, जब आपने डायग्राम बनाया होगा तो देखा होगा कि कुंडली के बीच में हमने क्या बनाए थे, एक नर्म लोहे का क्रोड बनाए थे। बस इतना सा आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ये बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर धारा के मात्रक को परिभाषित करते हैं। आपको याद होगा इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किए थे जहाँ पे हमने देखे थे कि कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न हमने देखे थे यूनिट फर्स्ट में। कुछ ऐसे ही ये प्रश्न है कि हमको यहाँ पे बायो-सेवर्ट के नियम से धारा की परिभाषा देना है, मतलब धारा के मात्रक की परिभाषा देना है। तो ठीक है, देखते हैं हम इसे। देखिए स्टूडेंट्स, बायो-सेवर्ट के नियम से आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इक्वल क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई इंटू IDL, सॉरी स्टूडेंट्स, ये है संट। आपने इसका चित्र अपने कॉपी में बनाया होगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे आपको जो S दिख रहा है ये संट होता है। ठीक है, संट मतलब बना कैसे है, प्रतिरोध जैसे, और इसको किसके समांतर क्रम में जोड़े हैं हमने, जी मतलब धारामापी गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो संट एक कम प्रतिरोध का तार होता है। ठीक है, जिसको हम धारामापी के साथ में समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्यों जोड़ देते हैं, इसका कारण ये है कि संट को जोड़ने से धारामापी की कुंडली को हम क्षतिग्रस्त होने से बचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज संट जो है उसके रास्ते में जुड़ा रहेगा तो जो अतिरिक्त धारा है वो कहाँ पे प्रवाहित हो जाएगी, संट में, और संट के माध्यम से फिर पुनः वो तार में प्रवाहित हो जाएगी। तो ये गैल्वेनोमीटर जो है वो बच जाएगा उच्च हाई वोल्टेज से। तो अब इसको बुक की भाषा में कैसे लिखेंगे, संट क्या है, तो भाई संट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारामापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उपयोग में क्या लिखेंगे, धारामापी की प्रबल धारा से सुरक्षा के लिए, दूसरा धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए, और तीसरा अमीटर के परास को बढ़ाने के लिए। वैसे 2 काफ़ी है लेकिन 3 याद कर लीजिए आप। मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। पहला, धारामापी की प्रबल धारा से सुरक्षा के लिए, दूसरा धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए, तीसरा अमीटर के परास को बढ़ाने के लिए। तो ये था संट और संट की परिभाषा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा या बल रेखा एक ही बात है। ठीक है, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखे थे वैसे ही अब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे समझने के लिए एक डायग्राम लिया है। ये है एक चुंबक का खंड जिसमें एक N ध्रुव होता है और एक क्या होता है, S ध्रुव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आसपास चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई दे रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो इनकी आपको विशेषता बतानी है। तो देखिए, देख के ही बोल सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाती हैं। जैसे वो धनावेश से ऋणावेश की ओर जा रही थी विद्युत बल रेखाएं, वैसे ही ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। पर कहाँ, आपको ये बात भी ध्यान रखना है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर गमन करती है। दूसरा पॉइंट, जबकि
चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करती है, जस्ट अपोजिट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती है। ठीक है। तो आप 2 नंबर में तो इतने पॉइंट आराम से लिख सकते हो, 3 पॉइंट लिखना है, ज़्यादा भी नहीं लिखना है आपको। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के सभी क्वेश्चन जिनको मैंने बेसिक के साथ में समझाया है। मैं आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे मेरे साथ में। ठीक है। और आप इन्हें एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख पाओगे। और हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगी कि जब भी किसी क्वेश्चन को आप याद करते हो तो एक डायग्राम अपने दिमाग में ज़रूर बनाया करें। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के यूनिट 3 चैप्टर नंबर 4 के सारे 2 नंबर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें और अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें। अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय।